गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हर्ष में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। पिछले शो से हमारे साथ अमित सेठ और आशीष बहेती बने हुए हैं और फ्रेश पर्सपेक्टिव के लिए निर्मल बैंक से विकास सालुंके और ट्रेड बुल से सच्चिदानंद उत्तेकर भी अपनी टॉप ट्रेड्स बताएंगे। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ होंगी पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। लेकिन इन सबसे पहले मार्केट पर एक नज़र। हल्का सा डिसअपॉइंटमेंट मार्केट में, और जिस तरीके से निफ्टी एक बार वो 19,158 क्रॉस करके 170 तक जाके थोड़ा हल्का हुआ, 19,134 पर आया। हालांकि अभी भी अच्छा गैप अप 150 पॉइंट का मेंटेन कर रहा है, लेकिन 2-3 स्टॉक्स ने डिसअपॉइंट किया। आईटीसी, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स अब जो है हायर लेवल से थोड़ा स्लिप हुए, और इसकी वजह से लार्सन एंड ट्यूब्रो, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय थोड़ा सा आपको लोअर साइड पर दिखाई देंगे। लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस देखिए एक बार। अब रिलायंस थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहा है और रिलायंस अब डे हाई पर आया है, तो यहाँ पर अच्छा मूव। अल्ट्राटेक सीमेंट डे हाई पर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बीपीसीएल, मारुति, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय आपको एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। और जहाँ तक बात हो एफएनओ मार्केट की, तो आरईसी, पीएफसी, ये आज मोमेंटम वाले शेयर दोनों करीब 5 से 6% ऊपर। और बाकी कुछ बैंकों में आज अच्छे मूव्स आ रहे हैं आज तक। पीएनबी, इंडसइंड बैंक, ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पर अच्छा मोमेंटम है इस समय। जी हाँ, रुझान वैसे खरीदारी का बना है। और बस एक चीज़ अनुज की 158 का जो लेवल था जिसके ऊपर हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली जा रहे थे, उसके हल्के से नीचे आया, लेकिन स्टेडी है मार्केट। 150 पॉइंट की बढ़त पर अभी भी कायम है। 19,138 पर है, सॉरी हर्षा, हाँ, 19,106। एज लॉन्ग एज उसके ऊपर है तब उसके ऊपर टिक रहे हैं, तो मुझे लग रहा है एक और सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आनी चाहिए। एक और सेकंड राउंड ऑफ बाइंग आनी चाहिए। 19,100 लेकिन टूटा अगर, तो फिर मैं कहूँगा कि फिर ये काफ़ी डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि फिर मार्केट के लिए सब कुछ था चलने के लिए, फिर अगर नहीं चले तो दिक्कत है। तो देखते हैं यहाँ से क्या सिचुएशन उभर कर आती है। तब तक क्या ट्रेड्स लिए जाए, चलिए हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं। विकास सालुंके, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके फ्रेश 2 कॉल्स इस घंटे के क्या है? गुड मॉर्निंग हर्षद जी। देखो, मार्केट में जिस हिसाब से मोमेंटम देखने मिल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक है, वहां पे वापस एक अच्छा मूव देखने मिल सकता है। गोदरेज प्रॉपर्टी यहाँ पे मुझे अभी भी स्ट्रांग लग रहा है। यहाँ से हमने देखा है कि लास्ट 4-5 ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मूव ये कंटिन्यू करते हुए देखने मिल रहा है। तो ऊपर में 1780 1790 के आसपास के टारगेट गोदरेज प्रॉपर्टी में अभी भी इंटैक्ट है। ऊपर में मुझे लगता है वापस एक रिसेंट हाई जो ब्रेक करने जा सकता है। नीचे में 1660 का स्टॉप लॉस गोदरेज प्रॉपर्टी में लगा के चलना चाहिए, और यहाँ से एक अच्छा मूव देखने मिलेगा। दूसरा मेरा बाय कॉल रहेगा कोटक बैंक। कोटक बैंक में वापस 1740 के ऊपर ये ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है, तो मुझे लगता है एक अच्छा मूव कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म मूव एवरेज है वो भी पॉजिटिवली यहाँ पे क्रॉस ओवर दिखा रहा है। तो ऊपर में जो टारगेट निकल के आ रहा है 1830 के आसपास का कोटक बैंक में टारगेट देखने मिलेगा। नीचे में जो स्टॉप लॉस है 1710 के आसपास का एक स्टॉप लॉस रख के कोटक बैंक को यहाँ पे बाय करना है। ओके, तो कोटक महिंद्रा बैंक और गोदरेज प्रॉपर्टीज, ये 2 काउंटर्स जहां पर अच्छा मोमेंटम है, वहीं पर आप और भी तेजी कर सकते हैं। ये आपके लिए राय विकास की। बहेती साहब बताइए आपके 2 सौदे इस घंटे के लिए। हर्षिता मैम, एक ही सजेस्ट करना चाहूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज में। जिस हिसाब से रिलायंस वापस अपना 2300 का जो जोन है उसे रीगेन करता हुआ देखने मिला, और जिस 2300 पे कॉल राइटर्स ट्रैप होते हुए अब क्लियरली देखने मिल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बड़ा मूव देखने मिल सकता है। स्टॉक ने आज 20 डेमा भी अपना रीगेन करता हुआ देखने मिला है, तो 2390 का एक स्टॉप लॉस लगाकर रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लगता है इसमें 2340 और इनफैक्ट 2360 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। चलिए, तो ये हो गई बहेती जी की कॉल्स। अमित सेठ जी, आपकी 2 ट्रेड्स क्या रहेंगे इस समय की फ्रेश ट्रेड्स? जी अनुज जी, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर से कैनरा बैंक ये सब काफी डिस्कस हो चुका है, लेकिन मुझे अब यहाँ पे पीएनबी का स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। पीएनबी की अगर लास्ट 3 कैंडल्स देखे तो काफी नैरो रेंज कैंडल जिसने कंसोलिडेट किया, और स्टॉक अपने 10 डे और 20 डे के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ पे जो पुल बैक था वो कंप्लीट है और स्टॉक वापस अपना रिसेंट स्विंग हाई की तरफ जाएगा। 75 का इसका लगभग प्राइस है, तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 73 एंड अ टारगेट ऑफ 79। यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगा कि रिलायंस मेरी भी नजर पे था। स्ट्रक्चर रिलायंस का नियर टर्म ट्रेडिंग के लिए अच्छा खासा पॉजिटिव लग रहा है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो मुझे अच्छा लग रहा है दैट इज अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट में हमने 3 सत्र पहले देखा था कि बेस से काफी अच्छा कैंडल बना था और एक साइडवेज कंसोलिडेशन पिछले 2 दिन हुआ। तो यहाँ पे एक अपमूव अभी भी पेंडिंग है। स्ट्रक्चर देखते हुए 8418 इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस रखेंगे लगभग 8300 का। पहला टारगेट 8550, दूसरा 8650। ओके, चलिए सचिन को भी जोड़ लेते हैं। अब सचिन के साथ लाइव कनेक्शन थोड़ा पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो फ़ोन पे जोड़ लेते हैं सचिन को। सचिन, गुड मॉर्निंग। सचिन, आपकी पिक्स इस समय की?
गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग हर्षदा। क्लियरली मार्केट में जिस तरीके से एक यू टर्न लिया है, काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम प्ले है एंड 19,100 के ऊपर जिस तरीके से मार्केट फिलहाल ट्रेंड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है एक अच्छा बेस बन चुका है 19,060 19,080 के लेवल्स के आसपास। एंड थोड़ा सा अगर ये पुल बैक मिलता भी है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है थोड़े अग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड करने की। ऑन द हायर साइड एक्सपेक्टेशन यही है कि 19,270 से लेके 300 तक के स्विंग्स आज इंट्राडे में ही देखने चाहिए एंड उसी लिहाज से दोनों जो आइडियाज है ऑन द लॉन्ग साइड है। पहले तो काफी अच्छा ट्रैक्शन है यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल स्पेस में एंड वहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने काफी दिनों के बाद एक यू टर्न लिया है। पिछले 3 दिनों के कंसोलिडेशन का यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है। 200 का लेवल जो एक कॉल राइटर्स का काफी कॉन्फिडेंट जोन था, वो पर्टिकुलर लेवल यहाँ पर निकला है। तो ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है 210 तक ये मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए ऑन द हायर साइड। स्टॉप लॉस लगाए आप 197 पे एंड खरीदारी करने की सलाह होगी बैंक ऑफ बड़ौदा के फ्यूचर्स में। जो सेकंड स्टॉक है जो हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया है सुबह, वो है नौकरी का। यहाँ पर भी एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आया है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर की यहाँ पर इसने चाल बना दी है। तो लगभग अराउंड 4330 तक प्राइस एक्सपेंशन की एक्सपेक्टेशन होगी। स्टॉप लॉस आप लगाए 4122 पे एंड खरीदारी करने की सलाह होगी नौकरी के फ्यूचर्स में भी। सचिन, आता हूँ आपके पास दोबारा कुछ और कॉल्स लेकर, लेकिन एक बार LIC हाउसिंग फाइनेंस का चार्ट देखिए ज़रा स्क्रीन पर। LIC हाउसिंग फाइनेंस करीब करीब 3% नीचे इस समय और डे लो पर इस समय ये स्टॉक काम करता हुआ। अब आशीष जी, कोई व्यू इस पर LIC हाउसिंग फाइनेंस पर, क्योंकि काफ़ी डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। ये नंबर्स का रिएक्शन है, सुबह खुला अच्छा लेकिन अब इस समय डे लो पर। जी अनुज, जिस हिसाब से गिरावट आ रही है वो काफी अलार्मिंग है और हमें लगता है कि इन लेवल्स पे शॉर्टिंग बाय वे ऑफ फ्यूचर्स नहीं बट पुट के थ्रू करना चाहिए। तो 440 का जो कॉल है 9 रुपए के करीब ये चल रहा है। इस पुट जो है 440 का जो पुट है 9 रुपए के करीब चल रहा है, उसमें पोजीशन बनाई जा सकती है। हमें लग रहा है इसमें जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 5 रुपए का कैसे मेंटेन करें और इसमें करीब करीब 16 रुपए तक के टारगेट्स देखने मिल सकते हैं। वीकनेस क्लियरली परसिस्ट होती हुई तो 440 का पुट सुझाया जा रहा है इस समय। इनके एक्चुअली डिसबर्समेंट में पिकअप नहीं देखने को मिला है, वो दिक्कत उभर कर आई है। AUMs भी थोड़े से फ्लैट रहे थे और वहीं से शायद बाजार क्यों लेकर यहाँ पर मुनाफा वसूली की पोजीशंस क्लियरली बना रहा है। अच्छा, एक दिक्कत टेक महिंद्रा पोस्ट कर रहा है करीब आधे % का प्रेशर, जहाँ पर पूरा जो स्क्रिप्ट थी वो लार्जली इसी तरफ इंडिकेट कर रही थी कि टेक्नोलॉजी काउंटर्स में आज तेज़ी होनी चाहिए। तो टेक महिंद्रा आपके सामने अब आधा % नीचे। आप देखिएगा कि TCS, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में क्या है, TCS स्टेडी है 1% के गेंस, इन्फी भी 1-1.25% तक की तेज़ी, लेकिन यही हुआ है कि सुबह में जो तेज़ी बनी उसके बाद एक फॉलो थ्रू नहीं देखने को मिल रहा है। वो एक थोड़ी सी दिक्कत है। विकास, ये टेक महिंद्रा अपने कुछ अलग टेक्निकल पैटर्न में फंसा हुआ है या फिर निफ्टी IT में फॉलो थ्रू नहीं देखा गया आज सुबह से? जी हर्षद, अगर देखो तो ये 200 DMA के नीचे ट्रेड करते हुए देखने मिला। कल भी हमने देखा कि 200 DMA जो इसको 1130 के ऊपर है, उस रेंज के ऊपर क्लोजिंग नहीं आ पाया था। कल भी जाते जाते उसके नीचे ही क्लोज हुआ था और आज भी वो उसी रेंज को पकड़ के, उसी रेजिस्टेंस को पकड़ के वापस नीचे की तरफ आते हुए देखने मिल रहा है। अगर यहाँ से 1110 वापस ब्रेक करता है तो मुझे लगता है जो रिसेंटली लो बनाया था 1098 1090 के आसपास का, तो वहां तक फिसल सकता है। तो टेक महिंद्रा में अगर बाइंग पोजीशन बनना है तो 1130 के ऊपर अगर ये ब्रेकआउट देता है तो ही उसमें बाइंग करना चाहिए, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होते हुए देखने मिल सकता है। ओके, सचिन, सीमेंट स्टॉक्स में कोई फ्रेश पिक है क्या आपकी? 2-3 पिक्स रही हैं आपकी इस स्पेस में, यहाँ पर कोई व्यू आपका सीमेंट में? सचिन है? हाँ सचिन। यहाँ पर क्लियरली जो बायस रहा है सीमेंट पे वो काफी पॉजिटिव ही रहा है। इनफैक्ट थोड़े से यहाँ पे डाइवर्जेंट ट्रेंड्स थे। अंबुजा सीमेंट एंड ACC ये दोनों दबाव में जरूर रहे थे, बट प्राइमरली मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी तक अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टांस रहा है, मुझे लग रहा है वहां पर एक काफी बड़ी शानदार तेजी अनलॉक होनी बाकी है। डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो वहां पर एक काइंड ऑफ डायमंड फॉर्मेशन है एंड ऑलमोस्ट जिस तरीके से इसने 8490 8500 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बनाया है, तो मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 8740 के लिए वेल पोजिशन्ड है।
जिस तरीके से वापस इसका RSI प्लेस है वो भी 50 के ऊपर अभी एक अच्छी फ्रेश चाल बना रहा है, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर फर्स्ट प्रेफरेंस तो अल्ट्राटेक सीमेंट का ही होगा। मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 8730 के पोजिशनल टारगेट के लिए यहाँ पे थोड़े से अग्रेसिव लॉन्ग्स बिल्ड किए जा सकते हैं। एंड स्टॉप लॉस यहाँ से मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 8380 पे ही लगाया जा सकता है। तो ये फिलहाल आपके लिए अल्ट्राटेक पर व्यू तेजी है कायम, वहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपको दिखा देते हैं जहाँ पर ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है। आप गौर करिए कि इंडसइंड बैंक कुछ हल्की सी मुनाफा वसूली दिखा रहा है 43,200 के नीचे। बाय द वे इस समय बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अपोलो हॉस्पिटल में ऊपरी लेवल से 0.36% की, टाटा कंज्यूमर, ब्रिटानिया, ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर ऊपरी लेवल्स पर हल्की हल्की मुनाफा वसूली के अंश भी देखने को मिले हैं, तो वो बस आप जहन में रखिएगा जब आप ट्रेड ले रहे हैं। टाटा स्टील हाउएवर ज़्यादा टूटा नहीं है। आज का डे लो करीब 114 था, अब 116 के आसपास ट्रेड करता हुआ, तो ये स्टडी है और इसका अनुमान था। लेकिन इसके सामने क्या JSW स्टील में कोई ट्रेड अमित बनता दिखाई देगा? क्योंकि हमने JSPL के नंबर्स देखे, वहाँ पर प्रेशर था। टाटा स्टील पहले ही करेक्ट हो चुका, JSW स्टील में भी नंबर से पहले करेक्शन आ गया है। ट्रेडर्स को अब क्या करना चाहिए JSW स्टील में? जी हर्षा में, अगर हम JSW का स्ट्रक्चर देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है। द रीजन इज कि ये 200 EMA के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो जब तक 740 745 के लेवल्स रिगेन ना करे, मुझे यहाँ पे एक बार JSW अवॉइड करना चाहिए। दिस कैन बी अ टेम्पोररी पुल बैक। बात अगर करें इन दोनों में JSW और टाटा स्टील, तो टाटा स्टील फिर भी बेटर लग रहा है क्योंकि आज एक रिजल्ट रिएक्शन के बाद स्टॉक अपना 200 EMA होल्ड कर रहा है। अगर आज क्लोजिंग 200 EMA के ऊपर आ जाती है तो एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है, तो मे बी वी कैन सी अ पुल बैक टू 120 121 इन टाटा स्टील। इन दैट केस स्टॉप लॉस रखेंगे हम लगभग 113 रुपए का। तो स्ट्रक्चर वाइज फिलहाल एज ऑफ नाउ टाटा स्टील बेटर, क्योंकि 200 EMA के ऊपर मेंटेन कर रहा है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पैसिफिक पैराडाइम एडवाइजर्स की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा जुड़ेंगी हमारे साथ, उनसे करेंगे खास बातचीत। वेलकम बैक। US फेड ने दरें नहीं बढ़ाई, लेकिन मिडिल ईस्ट में तनाव अभी भी कायम है। ग्लोबल मार्केट्स का भारतीय बाजार पर क्या असर होगा, कमाई की कौन सी थीम सबसे ज़्यादा चलेगी, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं पैसिफिक पैराडाइम एडवाइज़र की फाउंडिंग पार्टनर पुनीता कुमार सिन्हा। पुनीता जी के पास इन्वेस्टिंग में 2 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। इनफैक्ट 3 दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। पुनीता जी गुड मॉर्निंग। बताइए, इस समय जो ग्लोबल सेंटिमेंट बन रहे हैं, कल ओवरनाइट जो डेवलपमेंट हुई US फेड की तरफ से, उसके बाद क्या एक मूड माहौल बन रहा है कि वापस रिस्क ऑन रैली की तरफ बढ़ा जाए? हाँ, तो जैसे कि आपने बोला अनुज, 3 चीजों पे ध्यान देना जरूरी है। एक तो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, दूसरा फेड, और तीसरा इंडिया की अपनी स्ट्रेंथ। सो जियोपॉलिटिक्स तो अभी भी काफी रिस्क दिखा रहा है, और ये एस्केलेशन अभी तक इसका कोई सुझाव नहीं बना है, तो ये अभी भी काफी रिस्क इसकी तरफ से, जियोपॉलिटिक्स की तरफ से रिस्क मेरे ख्याल से अभी कम नहीं हुआ और बढ़ ही रहा है। तो एक ये चीज मार्केट्स अभी इग्नोर कर रही हैं, विच इज सरप्राइजिंग, क्योंकि जियोपॉलिटिकली कई सारे देश भी इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये बढ़ते चले जा रहा है रिस्क। तो इस पे क्या सिचुएशन होगा ग्लोबली, जो कंट्रीज के आपस की ट्रेड की सिचुएशन है उस पर क्या असर होगा, उसको मार्केट्स अभी इग्नोर कर रही हैं। फेड का जो एक रिस्क फैक्टर था वो हाँ अभी थोड़ा कल के स्टेटमेंट से कम हो गया है। तो अभी ऐसा लग तो नहीं रहा कि फेड और रेट इंक्रीजेस तो नहीं करेगा, जैसे उन्होंने बोला। रेट कट्स होंगे कि नहीं ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये फ्लूइड सिचुएशन है, और फेड जैसे जैसे इकोनॉमी में अभी भी स्ट्रेंथ है, इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, तो मुझे पता नहीं कि वो अभी रेट कट्स करेंगे कि नहीं। लगता तो नहीं है कि करेंगे, पर अगर जियोपॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो गई तो उसके हिसाब से अगर ग्लोबल इकोनॉमी नेगेटिव हुई, तब जाके कोई शायद रेट कट की संभावना है। तीसरा, इंडिया की अपनी सिचुएशन। सो इंडिया की अपनी सिचुएशन, वर्ल्ड में इतना तनाव चल रहा है, पर इंडिया एक सेफ हेवन बन के लग रहा है, और ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, एक ये कंसेंसस व्यू है कि इंडिया सेफ हेवन है,
और इंडिया की ग्रोथ काफी स्ट्रांग है। इंडिया के जो रिजल्ट्स आए हैं कंपनीज के अभी, वहां पर भी हमें रेवेन्यू ग्रोथ बहुत अच्छी दिख रही है, EBITDA ग्रोथ भी अच्छी दिख रही है, और जो इंडिया की प्रॉफिट है, कंपनीज है, कंज्यूमर सेंटिमेंट है, वो सब अभी एक पॉजिटिव सिचुएशन में ही चल रहा है। तो ओनली नेगेटिव इज फॉर इंडिया वैल्यूएशंस, वो की थोड़ी अभी हाई साइड पे है। तो उस लिहाज से फिर पुनीता जी, हाल के करेक्शन में आपने कुछ निवेश किया है या फिर कुछ और करेक्शन का इंतजार करेंगी? नहीं, देखिए मार्केट्स थोड़ी वॉलेटाइल ही रहेंगी, क्योंकि वैसे भी अगर आप देखिए लास्ट फ्यू मंथ से एक मंथ ऊपर जाती हैं, दूसरे मंथ नीचे जाती हैं, और निफ्टी और मिड कैप्स में बहुत डाइवर्जेंस है। निफ्टी अगर ईयर टू डेट देखें तो वो 5-7% ही अप है, पर मिड कैप इंडिसेस 20% से ऊपर अप है। सो एक ये डिस्पैरिटी है। आई थिंक अगर निवेश करना है, क्योंकि थोड़ा जैसे मैंने बोला, रिस्क थोड़ा बैलेंस्ड है, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिक्स पे नेगेटिव है और इंडिया की सिचुएशन में पॉजिटिव है और फेड की तरफ से भी थोड़ा पॉजिटिव है, सो रिस्क बैलेंस्ड है। तो इस पे कंपनीज पर ध्यान देना जरूरी है। ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव तो नहीं आ रहा, और लास्ट मंथ जो करेक्शन आनी चाहिए थी वो आई है। तो अभी मेरे हिसाब से ये मंथ भी थोड़ा कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, पर कॉशन अभी थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, मेनली बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड वैल्यूएशंस। क्योंकि अगर कहीं बहुत बड़ा नेगेटिव सिग्नल आए जियोपॉलिटिक्स से, तो इंडियन मार्केट में करेक्शन आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट्स में लोगों का प्रॉफिट बना है और वहां से प्रॉफिट वो ले सकते हैं। ओके, बिल्कुल आपने कहा है मिड कैप्स में काफ़ी एक डाइवर्जेंस रहा है, और कुछ स्पेसेस जैसे आई डोंट नो आपने ट्रैक किया नहीं, लेकिन जैसे रेलवे, डिफेंस, इसमें काफ़ी बड़े मूव्स आए। कुछ पॉकेट्स आपको लग रहे हैं क्या मार्केट में जो थोड़े से बबल की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ, कुछ तो पॉकेट्स हैं। आई मीन आई वुडंट से बबल बिकॉज ग्रोथ तो है, बट हाँ, कई सारे ये जो कंपनीज हैं मिड एंड स्मॉल कैप्स में, उनकी लिक्विडिटी इतनी नहीं है, तो वो जरा से स्मॉल कैप फंड्स में अगर पैसा आए, उससे वो उनकी स्टॉक प्राइस काफी जल्दी बढ़ जाती है। तो वहां पर करेक्शन, उन एरियाज में करेक्शन आ सकता है। और अगर जैसे कि लास्ट मंथ का डेटा दिखाया कि थोड़ा सा आउटफ्लोज आया है स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में, और वो थोड़ा लार्ज कैप फंड्स की तरफ गया है, तो लार्ज कैप जो स्टॉक्स है वहां थोड़ा रिलेटिव वैल्यूएशन ऑब्वियसली बेटर है। बट इंडिया की इकोनॉमी जो है वो लार्ज कैप्स में पूरी कवर नहीं होती। मिड एंड स्मॉल कैप्स में काफी सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, जैसे आपने बोला रेलवे, डिफेंस, जो कि लार्ज कैप्स में उनके लिए अपॉर्चुनिटीज कम है। मतलब वो जो कंपनीज है वो ही स्मॉल कैप्स सेगमेंट में ही है ज्यादातर। ओके, अच्छा, अब आईटी पर क्या व्यू बन रहा है पुनीता? क्योंकि स्टॉक्स जो मिड कैप आईटी में तो बड़ी तेज़ी रही है, इवन लार्ज कैप में भी नंबर्स भले ही ख़राब रहे हो, लेकिन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया। एक्चुअली कई स्टॉक्स तो अच्छे चले हैं फिर अपने लोस से। क्योंकि उधर आई थिंक एक वैल्यूएशन सपोर्ट है। हालांकि रेवेन्यू ग्रोथ वीक रही है, और यूएस पे काफी डिपेंडेंट है, और यूएस में वहां पर थोड़ा सा स्लो डाउन है। और टेक सेक्टर यूएस में, वहां पर भी लेऑफ्स तो अभी भी थोड़े बहुत चल रहे हैं। हालांकि स्टॉक्स नैस्डैक जो है वो फिर से थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो अभी जो टेक सेक्टर है वहां पर एक वैल्यूएशन सपोर्ट है, कैश है कंपनीज के बैलेंस शीट्स में, बैलेंस शीट्स स्ट्रांग है। तो इसके कारण यहाँ पर इन्वेस्टर्स हमेशा थोड़ा निवेश करेंगे, जरा सा भी करेक्शन आएगा। पॉलिटिक्स कितना बड़ा रिस्क है मार्केट के लिए पुनीता जी? क्योंकि अब हम स्टेट इलेक्शंस में जा रहे हैं, और उसके बाद जनरल इलेक्शन में भी अब बस 4-5 महीने का इस समय बचा है। तो इलेक्शंस में तो मुझे नहीं लगता को हमें कोई ज्यादा वरी करना चाहिए। ओके, कोई स्पेस जहां पर अब आप इस समय, कोई थीम जहां पर आप फ्रेश पैसा डालने के लिए एडवाइस करेंगे? फ्रेश पैसा आई वुडंट से नेसेसरली, कि बट जहां पर करेक्शन आई है वहां पर वन कैन रीबिल्ड
अगर पोजीशंस. So I think generally, as I said, cautiously optimistic रहना चाहिए. जैसे आपने बोला वैल्यूएशन सपोर्ट जहां जहां पर लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्शन ओवरडन हो गया है, वहां पर आप लोग और इन्वेस्टर्स को हम लोग भी वहीं पर ज्यादा ही देख रहे हैं कि वापस पोजीशंस बढ़ा सके. जो अगर किसी ने मिस कर दिए फर्स्ट हाफ में, तो ये करेक्शन जो आएगी उसमें आप थोड़ा सा पोजीशन वहां पर बढ़ा सकते हैं. इंडिया की मार्केट जनरली हर ही सेक्टर में ग्रोथ अच्छी दिख रही है. तो ऐसा नहीं है कि 2-3 सेक्टर्स ज्यादा अच्छे हैं. मेरे ख्याल से जैसे कि ऑटोज, रियल एस्टेट, फार्मा, हेल्थ केयर, ये कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी, सारे ही सेक्टर्स जनरली सभी में कई कंपनीज हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं और कई हैं जो शायद इतना अच्छा नहीं कर रही. तो थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा. ओके, स्टॉक स्पेसिफिक होना पड़ेगा. पुनीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए. बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं. वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है. यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें.